शरीर कभी भी काम करते वक्त थकेगा नहीं। इतनी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगी। शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। उस रहस्य को जानने के बाद आप कभी भी आलस्य करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो चलिए उस रहस्य को एक पुरानी प्रसिद्ध रहस्यमयी कहानी के माध्यम से समझें। दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप महसूस भी किए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों को मैं आपको बताऊंगा, जिसे समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा। मित्रों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बस एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्या ये सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्याएं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का एक शिष्य था जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ध्यान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पर पड़ गई। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है। निर्मल घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं क्या? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवार, उसमें तो खाद माटी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगे। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे अच्छा तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है, कम खाने की आदत डालो। गुरु की इस बात को सुनकर के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो आज तक तुम सब समझ ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जितना आपको भूख है उसे थोड़ा कम ही खाइए। इससे क्या होगा कि जो आपकी शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखरेख करने के लिए
बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर हल्का रहता है। और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो बाकी लोगों की तुलना में आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं, उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही रहता है और ठीक से उनका पाचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं, उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर बचे हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, या यूं कहे कि कई दिनों तक यूं ही अस्वस्थ पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा खाने के ऊपर लग जाएगी। पूरे दिन रात सिर्फ उस खाने को पचाने में लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं या जितना हमारी भूख है उससे कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ और आज से ही इस रहस्यमयी तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है, तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा समय धूप में जरूर बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ। उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन में आया तब कर लिए, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि व्यायाम शुरू करो, फिर होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में पूर्ति भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा, तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की क्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, चौथा उपाय है अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का। वह यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हां, अगर तुम समझकर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है, वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चैन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठकर कि उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है कि या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम सतर्क से 80% तो चिंता बेफजूल की बातों को लेकर के सोच रहे हो, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 5वां नियम है, समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती हैं, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो बिस्तर से, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है, उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो, तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद का तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है, तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 6वां नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है, तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उसे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से क्षीण होने लगता है। इसीलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे, तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है, तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है, तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं, और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर से स्रावित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है,
पॉजिटिव रहता है तो उसके शरीर के सभी हार्मोन्स सकारात्मक स्तर कैसे निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है सकारात्मक रहें। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है। और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार जा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये 7 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और निर्मल। तुम तो मेरी ये 7 बातें आज से ही अपनाना शुरू करो, और अभी से, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। गुरु ये 7 नियम बता करके शांत हो जाते हैं। तभी सभी शिष्य खड़े होते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगली आलस को दूर करने के ऊपर एक प्रसिद्ध आर्ष्य मुनि की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक आर्ष्य के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। यह आलस्य नाम की बीमारी मुझ पर दिनों दिन हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और सुखी जीवन जी सकूं। आर्ष्य ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जिए चला जा रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियां मुझे जिस तरफ ले जाती हैं, मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन मुनिवर, आप मुझे वह तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। आर्ष्य ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य 3 मुख्य कारणों की वजह से आता है। पहला कारण है किसी बड़े लक्ष्य का ना होना, दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को ना समझना, और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, मुनि, पर जरा इन तीनों बातों को विस्तार से समझाइए। आर्ष्य ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील बनाकर रखता है। और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गए लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर और क्षीण पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर और शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे का एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण ही वह शक्ति होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। आर्ष्य ने आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है, लेकिन वे फिर भी आलस्य करते हैं।
तो इनके जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है और यह हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, बल्कि या तो उस काम को टालता है या फिर उस काम को करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जैसे कि अगर तुम इससे कहोगे कि पढ़ाई करनी है तो ये कहेगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम इससे कहोगे कि ध्यान करना है तो ये कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। कल सुबह से जल्दी उठेंगे और फिर ध्यान करेंगे, और फिर ना तो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही कभी ध्यान कर पाओगे। अगर तुम मन से कहोगे कि धन कमाना है तो यह कहेगा कि क्या इतना ही आसान है धन कमाना? अगर इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर तो फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है? आर्षि ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो जो यह तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर काम करेंगे, तो तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर क्यों, बहुत देर तक आराम करेंगे, लेकिन पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कल से व्यायाम करेंगे, तो तुरंत इससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, बहुत स्वादिष्ट भोजन करेंगे, लेकिन काम हम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है, जैसे ये तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा? आर्षि ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। आर्षि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो यह मन तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर कभी कभी मैं यह निश्चय करता हूं कि कल से इस काम को जरूर करूंगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूं। सुबह सोचता हूं कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम कर लूंगा। दोपहर होती है तो सोचता हूं कि शाम को कर लूंगा, और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूं और फिर पछताता रहता हूं। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता हूं, और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, उसके अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और यह चक्र लगातार चलता आ रहा है। मैं अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूं। आर्षि ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं है, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने समय को नियंत्रित करना है तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है, और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। दोस्तों, आर्षि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा है कि हम अपने मन को व्यवस्थित किए बिना अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है, वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन तब हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सके। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत ही जल्द हमारा शरीर थक जाता है। फिर या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते भी हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता। आर्षि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर चलता है ऊर्जा से, और ऊर्जा मिलती है भोजन से। लेकिन अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर पूरे दिन आलस्य से घिरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन से मेरा आशय ऐसे भोजन से है जो हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता। इसीलिए तुम ऐसा भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा भरे, ना कि आलस। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस्य पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलसी बना सकती है। आर्षि ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के तो नहीं है, कहीं वो काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, तुम भी काम को टालना सीख ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें
अच्छी आदतों की तुलना में ज्यादा आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों के आलसी स्वभाव के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी हैं। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो ऊर्जावान बनोगे और ये निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर लेकिन मैं शुरुआत कहां से करूं? आर्ष ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य को बनाने के साथ, जिसके बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, बल्कि इसे मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि तुम कैसा भोजन करते हो। ज्यादा से ज्यादा हल्का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और फिर हम आलस्य और कमजोरी महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ऊर्जा से भरपूर पदार्थ ही अपने भोजन में शामिल करो। उसके बाद अपने सोने और उठने का समय निश्चित करो, इससे तुम ज्यादा अनुशासित रह पाओगे। अपने दिनचर्या में रोज व्यायाम और ध्यान का समय भी निश्चित करो, साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित कर दो। इससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक काम को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करेगा, जिससे तुम किसी भी काम को समय पर खत्म कर पाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर तुमने इन सारी चीजों का पालन किया तो आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, मुनिवर आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। आर्ष ने कहा, यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब तुम्हारे साथ कैसे चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, अकेले रहने से या फिर ध्यान करने से। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। आर्ष ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार ही कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने के ठान चुके? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।